हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थर्मल और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं वेरियस कंपटीशंस में और काफ़ी यूजफुल है। तो ये जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया इसमें वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास में जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है वो एक हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम जब कहलाता है कोई सिस्टम जब किसी समय पर सिस्टम और सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो समान हो, सिस्टम और सराउंडिंग प्रेशर समान हो और सिस्टम और सराउंडिंग का केमिकल पोटेंशियल समान हो। अगर किसी समय पर T1 बराबर T2 है तो हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है सिस्टम में। और अगर किसी समय पर दो सिस्टमों का टेम्परेचर समान नहीं होता तो हीट का फ्लो होने लगता है और वो हीट फ्लो करने लगती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, और वो फ्लो और मूवमेंट तब तक चलता रहता है हीट का जब तक टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। उसी तरीका से हमारे पास प्रेशर होता है कि किसी सिस्टम का और सराउंडिंग का अगर प्रेशर डिफरेंस है किसी समय पे तो फोर्स एक्ट करने लगता है और फोर्स तब तक एक्ट करता है किसी समय पे सिस्टम में जब तक सिस्टम का किसी समय पे प्रेशर सेव ना हो जाए। उसके बाद केमिकल पोटेंशियल है। केमिकल पोटेंशियल बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो किसी समय पे मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव कराता है। डिफ्यूजन फिनोमेना के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फिनोमेना है ये थर्मल इक्विलिब्रियम का है। T1 T2 P1 P2 जो है किसी समय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को शो करता है और μ1 बराबर μ2 केमिकल इक्विलिब्रियम को शो करता है। किसी समय पे जब सिस्टम केमिकल मैकेनिकल थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तब सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम को कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि किसी समय पे अगर n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी है, v इन्फिनिटी है किसी सिस्टम का, तो स्मॉल n की वैल्यू होती है हमारे n/v और ये वैल्यू फाइनाइट है किसी समय पे, ये हमारी कहलाती है थर्मोडायनामिक लिमिट। तो इस कंसेप्ट को भी तैयार रखें। ये थर्मोडायनामिक लिमिट कंडीशंस है। क्वेश्चन आ चुका है नेट में थर्मोडायनामिक लिमिट का क्या मतलब है, तो काफ़ी पहले पूछा गया था। उसके बाद मैंने डिस्कस किया है कुछ एंट्रोपी का एक्सप्रेशंस। जो एस होता है वो एन वी और ई का फंक्शन होता है। किसी समय पे अगर कोई सिस्टम है अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगर सिस्टम किसी समय पे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो किसी समय पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और अगर किसी समय पे सिस्टम के पास जो सिस्टम है अगर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं अगर उनका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो एस फंक्शन होता है एन वी ई का और एस का फॉर्मूला होता है के लॉग ओमेगा और ओमेगा जो होता है एन वी का फॉर्मूला है, के यहाँ कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डेल एस अपॉन डेल ई कांस्टेंट एन और वी के ऊपर 1/t होता है। डेल एस अपॉन डेल वी जो है वो एन और ई कांस्टेंट पर p/t होता है और डेल एस अपॉन डेल एन जो है वो -μ/t होता है। यहाँ पे वी और ई पैरामीटर फिक्स होते हैं। म्यू यहाँ केमिकल पोटेंशियल है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल का वेरिएशन है किसी समय पे, पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ई यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल पोटेंशियल जो हमारा किसी समय पे मैं 2-3 चीज़ें केमिकल पोटेंशियल में भी बताना चाहूँगा कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है फर्मी गैस के केस के अंदर, फर्मी डार्क स्टैटिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू रख सकता है। और किसी समय पे जो हमारे क्लासिकल गैस होती है उसमें केमिकल पोटेंशियल सदा नेगेटिव होता है और किसी समय पे जो फोटोन होते हैं उनके लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें एफ पता है और एफ एन का फंक्शन है तो केमिकल पोटेंशियल डेल एफ अपॉन डेल एन होता है और डेल एफ यहाँ पे कहलाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में वेरिएशन और डेल एन कहलाता है नंबर ऑफ पार्टिकल में वेरिएशन। अगर एफ एन के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो केमिकल पोटेंशियल 0 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो हमारे पास आइडियल गैस का केमिकल पोटेंशियल होता है वो KT log n/v h²/2πm/3/2 होती है इसकी वैल्यू और म्यू जो है डेल एफ अपॉन डेल एन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और म्यू का मैंने एक्सप्रेशंस आगे भी कहीं डिस्कस किया होगा तो आगे भी डिस्कस हो जाएगा म्यू की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास जो PR है प्रोबेबिलिटी इन rth स्टेट जो है होती है एक्सपोनेंशियली -β/r अपॉन समेशन r एक्सपोनेंशियली -β/r, जहाँ ER किसी समय पे rth एनर्जी स्टेट के अंदर एनर्जी है, बीटा यहाँ पे 1/kT होता है। इस एक्सप्रेशन से हम किसी समय पे प्रोबेबिलिटी वेरियस स्टेटों में पूछता है तो अप्लाई करते हैं। सपोज क्या कोई पार्टिकल है वो 2 एनर्जी स्टेट में है और उसमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एक में उसकी एनर्जी E1 है दूसरे में E2 है। तो हमारे पास P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल -βE1 अपॉन एक्सपोनेंशियली -βE1 प्लस एक्सपोनेंशियल -βE2 और P2 हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियली -βE2 अपॉन एक्सपोनेंशियली -βE1 प्लस एक्सपोनेंशियली -βE2। उसी तरीका से अगर पार्टिकल 3 स्टेटों में हम अप्लाई कर लेंगे और ये बाद में जो हमारा जेट कहलाता है पार्टिकल फंक्शन और जेट का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है समेशन r एक्सपोनेंशियली -βER। और अगर सिस्टम डिजेनरेसी रखता है और उसकी डिजेनरेसी एनर्जी ER के करस्पॉन्डिंग G है
तो जेड हो जाता है समेशन जी ई की पावर माइनस बीटा ई आर। तो उन एक्सप्रेशनों को याद रखें। किसी समय पे अगर हमें एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालना है, यू निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ही यहाँ से निकाल लेते हैं, समेशन आर ई आर एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आर अपॉन समेशन आर एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इनको याद रखें किसी समय पे। और एवरेज एनर्जी कई बार कैलकुलेट कराता है किसी समय पे सिस्टम की, पार्टिकल को कह देता है पार्टिकल किसी समय पे एनर्जी E1 और E2 स्टेट में है, एक्सपेक्टेशन ही निकालिए। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम ले पाएंगे, तब आर की वैल्यू को 1 और 2 ले लेंगे। अगर पार्टिकल किसी समय पे 3 सिस्टम में है तो आर की वैल्यू को फिर 1, 2 और 3 ले लेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस भी काफ़ी यूजफुल हैं। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी से कनेक्शन है एंट्रोपी का, एस होता है बराबर माइनस के समेशन आर पी आर लॉग पी आर। पी आर जो प्रोबेबिलिटी है किसी समय पे आर स्टेट में, और एस का जो एक्सप्रेशन है वो एस जो है माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी से भी कैलकुलेट होता है। एस का जो एक्सप्रेशन है वो के लॉग जेड प्लस ई अपॉन टी भी होता है। और एस जो किसी समय पर मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर को शो करता है। तो सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को याद रखें। एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एस बराबर के लॉग ओमेगा मैंने फिर से लिखा है। एस की वैल्यू होती है माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, एन कॉन्स्टेंट वी और कॉन्स्टेंट एन के ऊपर। एफ यहाँ पे जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कहलाता है, और एफ की जो वैल्यू है किसी समय पे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की होती है माइनस के टी लॉग जेड, जहाँ जेड पार्टिकल फंक्शन है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो ये भी याद रखें, ये एफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आइडियल गैस के लिए याद रखें पार्टिकल फंक्शन, सारे सिस्टम्स का पार्टिकल फंक्शन याद कर लें, आइडियल गैस का याद कर लें। किसी समय पे क्लासिकल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम मैकेनिकल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फोटोनिक गैस, इनके सबके पार्टिकल फंक्शन याद करें और पार्टिकल फंक्शन के एप्लीकेशंस पर काम करें। तो लगातार क्वेश्चन आता है पार्टिकल फंक्शन से। तो किसी समय आइडियल गैस में अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसका पार्टिकल फंक्शन होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल n और ब्रैकेट में v अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज है, और इस पूरे के ऊपर फिर पावर n, और n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल है सिंगल मॉलिक्यूल का, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, v वॉल्यूम है सिस्टम का। तो पार्टिकल फंक्शन हम यहाँ देख रहे हैं किन किन पैरामीटरों पर निर्भर करता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी समय पर फंक्शन है v का, v पर निर्भर करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसके अलावा इन नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है और टी पर निर्भर करता है टेम्परेचर पे। तो इन तीनों चीज़ों को याद कर लें। किसी समय पर म्यू केमिकल पोटेंशियल डेल एफ अपॉन डेल एन की वैल्यू के टी लॉग रो लैम्डा क्यूब होती है, इसको याद कर लें। और जब रो लैम्डा क्यूब की वैल्यू हम देख लेते हैं लेस देन 1 होती है तो केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव आता है। किसी समय पर अगर रो लैम्डा क्यूब लेस देन 1 है, और गैस तब क्लासिकल गैस कहलाती है। अगर रो लैम्डा क्यूब की वैल्यू किसी समय पे लो लैम्डा यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को शो करता है, अगर रो लैम्डा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाती है तो केमिकल पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखें, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखें कि अगर रो लैम्डा क्यूब की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्लासिकल गैस कहलाती है, और अगर रो लैम्डा क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वांटम गैस कहलाती है। तो इसको भी याद रखें, ये क्लासिकल गैस और क्वांटम गैस है। उसके अलावा प्रेशर की वैल्यू याद रखें, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, कॉन्स्टेंट एन टी पे वैल्यू होती है एन के टी अपॉन वी। एस जो होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट वी पे एन के, ब्रैकेट में लॉग वी अपॉन एन प्लस 3/2 लॉग 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 5/2। और ये एक्सप्रेशन हमें खुद बताता है कि एस एन वी और टी का फंक्शन होता है। तो एस यहाँ देखें एन पे निर्भर कर रहा है, वी पे निर्भर कर रहा है और टी पे निर्भर करता है। तो एस जो है वो इन पैरामीटरों पर निर्भर कहलाता है, और ये इसी को टैक्टोड इक्वेशंस कहलाती है किसी समय पे जो हमने ये कैलकुलेट की है। उसके अलावा एफ बराबर माइनस के टी लॉग जेड से एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद में। और जी जो होता है किसी समय पे डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, वी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन 2 पाई एम अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3n/2 ई की पावर 3n/2 -1। और एनर्जी जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 होती है, और 0 होती है अगर ई लेस देन 0 है। तो इस एक्सप्रेशंस को याद रखें। साथ साथ याद रखें किसी समय पे एच एफ जी और यू के एक्सप्रेशंस, ये हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कहलाते हैं। एच जो किसी समय पे कहलाता है एंथैल्पी, वो यू प्लस पी वी होता है। यू यहाँ इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम को नोट करता है। एफ होता है यू माइनस टी एस, जहाँ एफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कहलाता है, यू एनर्जी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी कहलाती है। जी बराबर एच माइनस टी में जी जो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर भी इसको कहते हैं। एच एंथैल्पी होती है, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, जी बराबर एच माइनस टी एस, और डी होता है पी डी बी माइनस टी ई एस। एच एफ जी और यू इनको हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इनके हेल्प से हम सिस्टम के वेरियस पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को भी याद रखें। साथ साथ एक्सपेक्टेशन एक्स आई डेल एच अपॉन डेल एक्स जे, एक्सपेक्टेशन जो इसकी वैल्यू होती है वो डेल आई जे के टी होती है, जहाँ डेल आई जे की वैल्यू किसी समय पर 1 होती है जब आई बराबर जे होता है, और डेल आई जे की वैल्यू 0 होती है जब आई बराबर नॉट जे होता है।
एक्सपेक्टेशन एच जो होता है वो हाफ एफ के टी होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो इसको भी एक्सप्रेशंस को याद कर लें। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक जो हमारे पास दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकल, इनके पार्ट्स एंड फंक्शन और इनके करस्पॉन्डिंग और फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ से क्वेश्चंस गेट में लगातार आते रहे। तो यहाँ से लेके इस टेबल को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जेड जो होता है बीटा एच क्रॉस ओमेगा की पावर -n। बीटा यहाँ पे होता है 1/kT, और ओमेगा जो होता है किसी समय पे एच क्रॉस की वैल्यू h/2 एच प्लांक कांस्टेंट, और ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू होती है √k/m। ये याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफ निकाल लें, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू -kT log z, और यहाँ पे z की वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा f बराबर n/kT log h क्रॉस ओमेगा अपॉन kT। ये भी पूछा जाता है कंपटीशंस में। म्यू बराबर डेल एफ अपॉन डेल एन से केमिकल पोटेंशियल निकाल लें हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो होगा kT log h क्रॉस ओमेगा अपॉन kT। ये म्यू की वैल्यू याद कर लें। प्रेशर 0 होता है क्योंकि प्रेशर जो है उस इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम टर्म नहीं आती, और प्रेशर किसी समय पे -डेल एफ अपॉन डेल वी होता है। तो उसमें हम देखेंगे जब एफ के अंदर किसी समय पे वॉल्यूम नहीं होगा तो केमिकल प्रेशर 0 आ जाएगा, और केमिकल पोटेंशियल यहाँ हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि एन इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू किसी समय पे फाइनाइट आ गई, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एन करेंगे तो ये टर्म बची रह जाएगी। उसके बाद एस याद कर लें। एस का जो एक्सप्रेशन होगा इसमें एस हो जाएगा एन के और ब्रैकेट में log kT अपॉन एच क्रॉस ओमेगा +1, और इस एस की जो वैल्यू है किसी समय पे उस एस की वैल्यू को -डेल एफ अपॉन डेल टी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। उसके अलावा एक हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस कर दें और एफ को -kT log z के बराबर कर दें, तो एस बराबर आ जाएगा हमारा k log z प्लस ई अपॉन टी। तो वहाँ से भी हम किसी समय पे एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी को। और म्यू हो जाएगा, ये हमारे पास म्यू यहाँ निकाल लिया, यू हो जाएगा n/kT। यू की जो एक्सप्रेशन है यू का याद रखें, एनर्जी एक्सप्रेशन होता है हमारा kT² डेल ओवर डेल टी log z। ये हमारा एक्सप्रेशन है u और z में, तो ये याद रख लें। उसके बाद इस z जो हमारे पास z की वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दें, u निकाल लें, तो u हमारा n/kT आ जाएगा। और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि किसी समय पर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। 2 होने के कारण एक के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी हाफ kT होगी, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी kT होगी। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो एनर्जी हमारी n/kT होगी। CP और CV इसके डिफरेंशिएशन के बराबर आ जाएंगे, जब T के रेस्पेक्ट से कर देंगे तो n के आ जाएगा। तो ये फिजिकल पैरामीटर याद कर लें। उसके साथ साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड में CP और CV दोनों बराबर होते हैं, ये भी याद रखें। और गैस के लिए CP - CV की वैल्यू R होती है, मेरा रिलेशन को ओबे करता है आइडियल गैस के केस में। और CP - CV की वैल्यू R और ब्रैकेट में 1 + 2a अपॉन RT/V होती है किसी समय पे वैन डेर वाल्स गैस के लिए, तो वो भी याद रखें। उसके अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल है, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो GE का फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है 1/h क्रॉस ओमेगा की पावर n, e की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और e लेस देन 0 पे वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये याद रखें, बराबर 0 पे ये मैंने दोनों चीज़ें मेंशन की हैं। किसी समय पे जो हमारे पास ये क्वांटम मैकेनिकल हम हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लें, ये क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जेड की वैल्यू को हम लिखते हैं समेशन e की पावर -बीटा en, और en की वैल्यू को हम रख देते हैं n + ½ h क्रॉस ओमेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी समय पे n की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन वैल्यू देते चले जाते हैं, और उसके बाद वो सीरीज बन जाती है, उसे जीपी में हम एक्सप्रेशन को खोल देते हैं और उससे हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाता है। तो जेड की वैल्यू याद रखें 2 sin हाइपरबोलिक बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2 की पावर -n, ये याद रखें n हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अगर किसी समय पे एक ही हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो n की वैल्यू को 1 कर दें। ये क्वेश्चंस लगातार आता रहा है नेट में गेट में, तो ये याद रखें किसी समय। f बराबर -kT log z से अगर f पूछता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू, तो z हमारे पास है, हम -kT log z में वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास में किसी समय पे f पता चल जाएगा। म्यू केमिकल पोटेंशियल को डेल एफ अपॉन डेल एन से कैलकुलेट कर लें। प्रेशर के अंदर फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर है, किसी समय पे इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो प्रेशर 0 हो जाएगा। एंट्रोपी को S बराबर -डेल एफ अपॉन डेल टी NV से कैलकुलेट कर लें, तो ये जेड की वैल्यू अगर हमें एक बार पता चलती है तो हम बाकी के पैरामीटर कैलकुलेट करें। एनर्जी की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लें, मैंने अभी एक्सप्रेशन लिख दिया, U बराबर kT² डेल ओवर डेल टी log z, और ये जो किसी समय पे एनर्जी आ जाएगी वो आएगी n h क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉट हाइपरबोलिक बीटा h क्रॉस ओमेगा बाई 2, और एक इसकी फॉर्म आएगी n हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस h क्रॉस ओमेगा अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kT - 1। n है हार्मोनिक ऑसिलेटर को शो कर रहा है, h क्रॉस में
जो हमारा h/2 एच प्लांक कांस्टेंट को और ओमेगा फ्रीक्वेंसी को, टी टेम्परेचर को, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर इसमें हम हाई टेम्परेचर लिमिट लगा देंगे तो जो हमारे पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो किसी समय पे जो क्वांटम मैकेनिकल है वो क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर लिमिट में जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हमारे जो रिजल्ट हैं फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन के वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो क्लासिकल होती है हाई टेम्परेचर लिमिट में। तो ये भी याद रखें। उसके बाद Cp बराबर Cv की वैल्यू हो जाएगी n के हाफ बीटा एच क्रॉस ओमेगा का स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, क्योंकि जब हम कॉट हाइपरबोलिक का किसी समय पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा और Cp Cv इक्वल होंगे। उसके अलावा अगर हम इस एक्सप्रेशन का कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी n के ब्रैकेट में बीटा एच क्रॉस ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा अपॉन ई की पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा -1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी याद कर लें। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस थे किसी समय पे क्वांटम मैकेनिकल के। तो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है मैं डिस्कस कर रहा था, और इधर ही आइडियल गैस के एक्सप्रेशंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में भी यही करें। पैरामैग्नेटिक में जेट जो होगा किसी समय पे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में जब कोई सबस्टेंस होगा उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी होगी उसमें हम दो केस लेके चल रहे हैं कि या तो किसी समय पे जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह सिस्टम बिहेव करेगा और जो जेड होगा उसकी वैल्यू जब हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी हो जाएगी हमारी किसी समय पे -μh या μh। वो हम लेके चलेंगे जब एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर μh -μh cos थीटा, और एक बार थीटा को 0 एक बार थीटा को पाई लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएंगे। तो जेड हमारा यहाँ बन जाएगा e की पावर बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई, और एन अगर किसी समय पे एटम्स हैं तो ये पार्टीशन फंक्शन होगा। इसे हम लिख पाएंगे जेड बराबर 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई की पावर एन। ये किसी समय पे आ चुका है क्वेश्चंस गेट के अंदर, एग्जाम में पूछा है कई बार। एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे -n/kT log जेड, तो जेड की वैल्यू पुट कर देंगे है। तो ये जैसे हम एफ बराबर -kT log जेड रखेंगे तो ये जो पावर एन है वो इधर आ जाएगी, तो एफ बन जाएगा -n/kT log ब्रैकेट में 2 cos हाइपरबोलिक ई अपॉन kT। एस जो हम कैलकुलेट कर लेंगे एंट्रोपी -ΔF/ΔT से, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करके एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एनर्जी जो आएगी U बराबर kT² Δ/Δt log जेड से निकाल लेंगे। U आ जाएगा हमारा -ne tan हाइपरबोलिक ई अपॉन kT। ई इनमें से हम यूज कर लें जो हमारे पास ये एनर्जी एक्सप्रेशन है, तो ये किसी समय पे U कैलकुलेट होगा। m हो जाएगा -ΔF/ΔH। किसी समय पे अगर हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का h के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे और कांस्टेंट t पे कर देंगे माइनस चिन्ह के साथ, तो मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सताने मेंबर रखें तो ये हमारे पास m आ जाएगा n μb tan हाइपरबोलिक e अपॉन kT, और e की वैल्यू को यहाँ पे हम ले सकते हैं μh। तो जैसे हम यहाँ किसी समय पे e को μh लेंगे और tan हाइपरबोलिक x को x की तरफ अप्रोच कराएंगे किसी समय पे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m बराबर n μb स्क्वायर h अपॉन kT। तो ये हमारे पास जैसे m बराबर n μb स्क्वायर h अपॉन kT आ जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा, इसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ, कि मैग्नेटाइजेशन h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटाइजेशन 1/t पे निर्भर करता है। तो ये हमारा क्यूरी लॉ कहलाता है। C जो हमारा डेल U अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट h पे हो जाएगा n के e अपॉन kT का स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर e अपॉन kT। e की वैल्यू यहाँ से हमने मेंशन की हुई है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, n यहाँ नंबर ऑफ जो हमारे किसी समय पर डाइपोल है उनकी वैल्यू है k, और t टेम्परेचर है। तो ये भी एक्सप्रेशन से याद रखें। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एक्सप्रेशंस थे। उसके अलावा एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक गैस है, n मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, E और P में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है E बराबर Cp, तो Z होगा उसका 1/n 8 πv kT अपॉन SC की पावर Q, और इसको पूरे को ब्रैकेट के ऊपर 3n। इसके बाद इस एक्सप्रेशंस को यूज करके शो करें कि PV की वैल्यू U अपॉन 3 होगी, कि U की वैल्यू हम निकाल लें किसी समय पे kT² Δ/Δt log Z से, और प्रेशर की वैल्यू निकाल लें किसी समय पे P होता है -ΔF/ΔV, और F की जगह पे ले लें -kT log Z। तो ये PV की वैल्यू आ जाएगी U/3, U आ जाएगा 3n kT, और गामा आ जाएगा 4/3। उसके बाद ये किसी समय पे जो हमारे पास में एनर्जी फ्लक्चुएशन है वहाँ से एक्सप्रेशन आता है एक्सपेक्टेशन डेली अपॉन U, और इसका पूरे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2/3n। ये एक्सप्रेशन है। n यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, डेली अनसर्टेनिटी एनर्जी है, U एनर्जी है। तो इस एक्सप्रेशन पर भी क्वेश्चन आ चुका है आरडीओ में।
किसी समय पे एक्सपेक्टेशन डेली अपॉन यू की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 8/9 इस एक्सप्रेशन को भी रिमेंबर कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। उसके अलावा अगर किसी समय पे हमारे जो किसी एंसेंबल्स होते हैं वो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल होते हैं। ईवीएन, टीवीएन और टीवीम्यू उनके फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो यूनिकली होते हैं। सिस्टम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कैनोनिक एंसेंबल्स जो होते हैं वो लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जो है यूनिक होती हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा उन्हें। उसके अलावा पीआरएस, किसी समय पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर पार्टिकल की एनर्जी आर है और किसी समय पे अगर पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल एन आर है और एनर्जी एस है तो होगी पी आर एस बराबर एक्सपोनेंशियली माइनस एल्फा एन आर माइनस बीटा ई एस अपॉन समेशन आर एस एक्सपोनेंशियली और ब्रैकेट में माइनस एल्फा एन आर माइनस बीटा ई एस। एल्फा यहाँ माइनस म्यू अपॉन के टी होगा, म्यू केमिकल पोटेंशियल, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर को शो करेगा और बीटा हमारा 1 के टी होगा। उसके बाद किसी समय पे ये डेंसिटी फ्लक्चुएशन का एक्सप्रेशन है डेल एन और इसका स्क्वायर, अनसर्टेनिटी इन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन डेस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है के वी टी अपॉन वी के टी। के टी यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है, के वी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, टी टेम्परेचर को, वी वॉल्यूम को शो करता है। तो इस एक्सप्रेशन को भी याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था और काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो ध्यान रखें कि फॉर्मूलों को लगातार रिवाइज करें और कोशिश करें कि डेली 4-5 घंटे तक फॉर्मूलों को रिवाइज करें, लिख लिख के देखें और जो आपने नोट्स बना लिए हैं फॉर्मूलों के उनको लगातार रिवाइज करते रहें। 3 से 4 घंटे लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। गेट के जो पेपर्स हैं पीछे या जो IIT जेम के पेपर्स हैं, अगर जेम वाले हैं तो जेम के पेपर्स निकाल लें पीछे के सभी। साथ साथ तेज़ी के साथ में कोर्स को रिवाइज करने का प्रयास करें। कल जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उन्हीं कोशिश करें कि उन्हीं को रिवाइज करें, नया पढ़ने का प्रयास ना करें। तो ये मेरी एडवाइज है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और लगातार मुझे फॉलो करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहें, बताते रहें और क्या रिक्वायरमेंट आपको है, मैं उसी हिसाब से आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बाकी प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा समय बुकों पर गुजारें, लगातार मेहनत करें। और ये सभी वीडियो गांव के उन्हीं बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोशिश करें कि इन वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि गांव शहरों में और किसी समय पे जो छोटे कस्बों में बच्चे रहते हैं वहाँ तक इन्हें पहुँचाने का प्रयास करें और मुझे सहयोग करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।